नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल बेसिक्स जीरो लेवल से अपन शुरुआत कर रहे हैं। बड़े ध्यान से आप चीज़ों को देखें। मैथ्स जो आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियोज़ को आप बड़ी क्लियरिटी के साथ देखते रहें। आइए अपन शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के बारे में जैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ये बातें आप पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह जानते भी होंगे, लेकिन आप देखिए, मेरा जो पर्पज़ है वो है क्वेश्चन बेस्ड। पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, सही होना चाहिए। सॉल्व तो खैर होता ही है, सही सॉल्व होना चाहिए। ये देखिए, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 और चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। उसके बाद है पूर्ण संख्या या वोल नंबर। ये कहाँ से शुरू होती है? 0 से। ये बातें आपको पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखिए। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है कि प्राकृत संख्या में अगर एक्स्ट्रा में 0 और ऐड हो गया तो ये संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं। मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में 0 का ही डिफरेंस है। 0 ऐड हो गया तो पूर्ण संख्याएं या वोल नंबर हो गई। एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है? या तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, देखो सभी प्राकृत संख्या, ये पूरी की पूरी प्राकृत संख्या किस में आएगी? पूर्ण संख्या में। तो इसका मतलब ये बात सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इसमें एक एडिशनल और कौन है? 0। तो ये बात क्या है? गलत है। कुछ क्वेश्चन तो इस तरीके के आते हैं। कई बार ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं, किस प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब है पहले वाली, किस प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं होती है? प्राकृत संख्या में चलते हैं। 4 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? 3। 3 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? 2। 2 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? 1। 1 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी है? 0। लेकिन क्या 0 प्राकृत संख्या है? नहीं है। तो आपका जवाब किस प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या नहीं है? 1 की। 1 की पूर्ववर्ती संख्या तो 0 तो होती है, लेकिन 0 क्या नहीं है? प्राकृत संख्या नहीं है। इस तरीके की बातें एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोली जाती है। आइए कुछ और बातें करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी अगर अपन बात करते हैं तो 0 लिखते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में सबसे छोटी कौन सी होगी? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी को अपन क्या बोलेंगे? 0। इस तरीके की बातें आपको ध्यान। नंबर सिस्टम में क्रम विनिमय और सहचर्यता के नियम होते हैं। बिल्कुल आसान है वैसे तो। जैसे 5 को 2 से ऐड करें या जोड़ें, या 2 में 5 जोड़ें, बात एक ही है। 2 को 5 से गुणा करें या 5 को 2 से गुणा करें, ये क्रम विनिमय है। ऐसे ही 3 संख्याओं के लिए पहले वाली को 2 को जोड़कर फिर तीसरी वाली को जोड़ो, या दूसरे और तीसरे वाली को जोड़कर फिर इसको जोड़ो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रम विनिमय और सहचर्यता के जो नियम हैं वो जोड़ने में और गुणा करने में, जोड़ने में और गुणा करने में ही पालन होते हैं। ये दोनों नियम घटाते समय और भाग करते समय पालन नहीं होते। आप देख लीजिए, अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएंगे, लेकिन 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएंगे। ठीक है, ये बातें आप जानते हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। योग करना, जोड़ करना और गुणा करना क्रम विनिमय और सहचर्यता के नियम के पालन को करते हैं, लेकिन घटाना और भाग देना इसका पालन नहीं करते। अगले जो टॉपिक है वो है तत्समक अवयव। बहुत ही 0 से दोस्तों, है ना,
बहुत ही ज़ीरो लेवल से अपन बात कर रहे हैं, लेकिन अपना पूरा जो फोकस है वो है एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड प्रोग्राम। आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये अपनी प्रायोरिटी है। तत्समक अवयव में है योज्य तत्सम और गुणात्मक तत्सम। ये क्या होते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीपल आइडेंटिटी। आपको इसको समझना है बस। कोई भी एक संख्या है, उसमें क्या जोड़ें कि वही संख्या वापस आ जाए, उसकी क्या कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्सम। 8 में कितना जोड़ें कि 8 आ जाए? 0। इसलिए योज्य तत्सम में कौन आएगा? 0। क्लियर है? 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। गुणात्मक में कोई संख्या है, उसमें क्या गुणा करें कि वही संख्या आ जाए? तो गुणात्मक तत्सम कौन है? 1। अब ये बात बिल्कुल ईजी है, आप शुरू से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आ गया योज्य तत्समक है 0 1 2 3 4, गुणात्मक तत्सम है 0 1 2 3, है ना? समझ रहे हैं? तो उसमें आपको बताना है योज्य तत्समक ऐसी संख्या जिसको किसी से गुणा जोड़ें तो वही आ जाए, 0 है। गुणा करें वही आ जाए। गुणा अगर 0 से कर दिया तो 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? अभी अपन ने बात की है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है पूर्णांक या इंटीजर। देखिए 0 से प्लस में इधर और 0 से इधर माइनस में। मैंने क्या किया है, यहां 0 से लेकर इधर, तो आपको पता ना 0 से 1 2 3 4 अनंत तक क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। 0 से इधर के मान जो है उनको मैंने लिखा है ऋणात्मक मान, नेगेटिव मान, -2 -3 -4, ये इधर। कहने का मतलब पूर्ण संख्या जो थी उनमें और ऐड हो गए ऋणात्मक मान। 0 का तो क्या ऋणात्मक मान है? ये जो ऋणात्मक मान ऐड होने के बाद क्या बन गए? इंटीजर। एग्जाम में क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? ये देख लीजिए, यहाँ -4 से लेकर अपन +4 तक पूर्णांक लिखते हैं, तो ये सभी इधर क्या आ जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? बिल्कुल सभी पूर्ण संख्याएं। ये देखो, बल्कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक मान जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पूर्णांक। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक। कुछ एग्जाम में जो इनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं, ज़्यादातर सवाल ऐसे आते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? इसमें एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप अभी ध्यान से देख लें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर सिस्टम में अपन पूर्णांक के बारे में बात कर लिए थे। अब अपन बात करते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में रखा जाए और q का मान 0 नहीं हो, उन्हें परिमेय या रेशनल नंबर कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, कई बार लोगों के दिमाग में यूँ रहता है कि कोई भी भिन्न हो वो परिमेय संख्या है। ये बात ठीक है, लेकिन कोई आपको कहे कि क्या 9 परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 9/1 लिखेंगे तो भी 9 ही रहेगा। और जो p है वो कितना है? 9, और q कितना है? 1, और 1 0 के बराबर नहीं है। कई बार यूँ पूछा जाता है कि 0 कौन सी संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? इस मामले में भी अपन देखते हैं, देखो 0/1 लिखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या है? p भले ही 0 है लेकिन q तो 0 नहीं है, तो 0 भी कौन सी संख्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q की फॉर्म में रखा जाए और q का मान 0 नहीं हो, रैशनल नंबर कहलाती है। दूसरा इससे रिलेटेड एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो है इसके दशमलव प्रसार या डेसिमल फॉर्म या दशमलव रूप। दोस्तों, परिमेय संख्या में क्या होगा? दशमलव रूप या तो शांत होगा, शांत को टर्मिनेटिंग, या क्या होगा? अशांत, जिसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग।
देखो शांत होगा तो ठीक है, लेकिन अशांत होगा तो वो आवृत्ति होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप या तो शांत हो सकते हैं और अगर अशांत होंगे तो आवृत्ति या रिपीटिंग होंगे। इनका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। जैसे आपको एक रैशनल नंबर 1/5 दिया, 1 में 5 का भाग देंगे, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, यहाँ 10 आ जाएंगे और 5 का इसमें 2 बार 0.2। अब आगे भाग नहीं जा रहा, मतलब ये वाली जो संख्या थी वो शांत है, इसका दशमलव प्रभाव जो प्रसार है, रूप है, यहीं रुक गया, शांत हो गया। और अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है तो 100% वो क्या होगी, परिमेय संख्या। लेकिन अशांत है तो फिर उसमें रिपीटिंग होना ज़रूरी है। रिपीटिंग देखते हैं, जैसे 2 में 9 का भाग देते हैं, 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 आ गया, 2 बार में 18, फिर 2 बच गए, फिर 2 बार में 18, फिर 2 बच गए, ऐसे 2 2 2 आप देते ही जाइए। ये अशांत है, कभी भी नहीं रुकेगा, लेकिन हर बार 2 ही आ रहे हैं, इसलिए आवृत्ति है। तो अगर किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत और आवृत्ति है तो वो कौन सी होगी, परिमेय संख्या। ये 2 सिंपल एग्जाम्पल। अब अगर आवृत्ति है जिस भी संख्या की, उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। क्लियर है? तो आपको क्या याद रखना है, परिमेय संख्या ये तो आप जानते ही हैं, शांत है डेफिनेट परिमेय संख्या है, अशांत है तो आवृत्ति वाली होगी। अगर अनावृत्ति नॉन रिपीटिंग होगी तो फिर वो अपरिमेय संख्या, नॉन रैशनल नंबर हो जाएगी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, ये जो डेसिमल्स है और खासकर बार वाले, इनको किस में बदलना है, P/Q की फॉर्म में या भिन्न में बदलना है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये पहला ही क्वेश्चन बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखें, आराम से चीज़ों को समझें। मैथ इतनी भी टफ नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आप वीडियो देखें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप किसी भी बुक से सॉल्व करें, आराम से सॉल्व होंगे। आपको बोला 2.6666, ऐसे बार बार 6 आ रहा है, आप समझ गए, ठीक है। अशांत है लेकिन हर बार 6 आ रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। अब हमको बोला है कि 2.6 बार को भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, P/Q की फॉर्म में बदलो। जो हमें दिया है उसको हमने x मान लिया। पहले मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ। जो मैंने आपको दिया है उसको x मान लिया ऐसे। अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो रिपीटिंग नंबर्स है उसको 1 को इधर लाना है। मतलब 2.6 को 26 बनाना है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसको भी 10 से गुणा किया 10x, इसको 10 से गुणा किया 26 और बाद में वो का वही 10x बनाने के बाद ये जो ऊपर वाला x है वो इसमें से घटा दो। घटाते टाइम ध्यान रखें पॉइंट और पॉइंट एक सिद्ध में होने चाहिए। इसमें से 24 बच गए, बाकी तो खत्म। 10x में से 1x 9x और x की वैल्यू कितनी आ गई, 24/9। और भी अगर आप सॉल्व करें तो 3 के पहाड़े से 8 दिए 24, 8/3। इस तरीके से इसको किस में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन में या भिन्न में बदल सकते हैं। पहले इसको x मान लें। जो नंबर रिपीटिंग हो रहा है, अभी और भी एग्जाम्पल है, उसको इधर लेने के लिए 10 से गुणा कर लें और जो आया है उसमें से x घटा दे, आंसर आ जाए। इसको मैं मिटा देता हूं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2, 6 और जिस भी संख्या पे बार लगा हुआ है, अगर एक संख्या है तो नीचे 9, 2 है तो 99, 3 है ऐसे, और 9 को 2 से गुणा कर दिया 18, 18 में 6 जोड़ दिए, कितने आ गए 24, 24/9 और सीधा आंसर ये भी हो सकता है। चीज़ें आप धीरे धीरे जब बेसिक चीज़ें समझेंगे तो फिर जादू भी आपको समझ में आने लगेंगे। पहले डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे, आप थोड़े दिन खुश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होने वाला।
अगला नंबर सपोज करें आपको ऐसे दे दिया और इसको भिन्न में बदलो, तो हमने जो नंबर दिया है उसमें 6464 रिपीटिंग है, x मान लिया। मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी रिपीटिंग है वो इधर आना चाहिए। अब की बार दो संख्या इधर लेनी है, इसका मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100x इधर आ गया, उसमें से x घटा दिया 99 और इसमें से ये घटा दिया, x बराबर ये आ गया। जो फॉर्मूला अपन इसमें बात कर रहे थे उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। क्या फॉर्मूला था कि 2 6 4 जितने पर बार है उतने 9, 2 पर है इसलिए 99। इसको इससे गुणा करेंगे, वही कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा करके इसमें जोड़ने के बाद जैसे 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, 8 फिर 1 आया, 19864 उसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 8 और 4 12 और 1 इधर आ गया तो कितना हो गया 6 और वही आ गया। आंसर क्या हो गया, ये भी तरीका है अगर आपको वो x मानने में ऐसा कोई दिक्कत हो तो। कुछ ऐसे भी दे रखे होंगे आपको डेसिमल नंबर 3.45। अब 5 रिपीटिंग है, बार 5 पर है, इसको कैसे सॉल्व करें, x मान लें, इसको x मान लिया। पहला काम तो ये करें कि जिस पर बार नहीं है उसको इधर लाओ, तो 34 बनाएंगे तो 10x ये आ गया। अब बाकी वो पहले जैसा ही हो गया ना, जैसे वो सवाल थे उनको ऐसे ही बना दिया, बस वहाँ x आता था यहाँ 10x है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इस रिपीटिंग को इधर लाना है 1 को, तो 10 से मल्टीप्लाई तो 10 को 10 से तो 100x और ये इधर आ गया ऐसे, और इस 100x में से ऊपर वाले 10x माइनस करेंगे तो कितना आ गया ये, और x की वैल्यू आपके सामने ये रही। इस तरीके के सवालों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने जो सबसे पहले लिया वो है संख्या 2 पॉइंट और 6 के ऊपर बार है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर 26 है, उसमें से बार के अलावा जो नंबर है वो घटा दें, 26 में से 2 घट गए 24। जितनी संख्या पर बार है, 1 पर बार है तो 9, 2 पर बार है 99, 3 पर बार है 999। ऐसे इसको सॉल्व करें। 264 है, उसमें से कौन घटा दिए आगे वाले 2 नंबर, तो कितना हो गया 262। 2 संख्याओं पर बार है इसलिए 99, अगर 3 पर होती तो 999। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है, इसमें आप क्या करें, बार को छोड़ दें, टोटल संख्या 345, उसमें से बिना बार वाली कितनी है 34, तो 345 में से 34 माइनस कर दें, और यहाँ पर नीचे देखिए बार वाली जो संख्या है वो 1 है। आप सोचेंगे 9 लिखना है, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या और है, तो अगर 2 होती तो 99, लेकिन उसमें से 1 घटा दे तो 99 जो थी उसमें से आप कर दो 9 कम। 9 कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 99 होनी चाहिए थी लेकिन 1 हट गई, इसीलिए। तो कितना हो गया, इसमें से 311 बटे 99 में से 9 गए तो ये हो गया। इस तरीके से भी आप जो डेसिमल बार वाली संख्या है उन्हें PQ फॉर्म या फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बड़ा इजी वे है दोस्तों, आप किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस इस तरीके के क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखें। x मानकर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला ये भी मैंने आपको बताया, और इनको बिना वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं 2 मान के, और 6 और 1 संख्या पर बार है इसलिए 9, 9 दूने 18 और 6 कितने हो गए 24 बटे 9। ये भी मैंने आपको बताया था, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं 8 बटे 3। क्लियर है दोस्तों। तो ये था डेसिमल बार को PQ फॉर्म में या भिन्न में बदलना, रैशनल नंबर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बड़े ध्यान से चीज़ों को देखिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो दोस्तों परिमेय संख्याओं के बारे में अपन बात कर लिए थे, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर क्या होती है। इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। √3, √5
√6, √7 ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। कई बार एक गलती ये हो जाती है कि रूट वाली जो संख्या है अंडर रूट के नीचे लिखी हुई है वो सारी अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया √4 तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और 2 क्या है परिमेय संख्या। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो वो संख्याएं क्या हो गई, अनुपात रहित संख्याएं, क्योंकि p/q की फॉर्म में आ गई तो रेशियो फॉर्म में आ गई। और इन संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है डेसिमल फॉर्म है वो है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावृत्ति नॉन रिपीटिंग होती है। अशांत होती है और रिपीट भी नहीं होती है, ये इनका दशमलव प्रसार है। एक एग्जाम में सवाल था, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव प्रसार होगा। अनुपात रहित का मतलब अपरिमेय संख्या, और इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस तरीके की बातें आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, पाई के बारे में आप जानते हो, पाई का वास्तविक मान ये होता है, ये क्या है, लगातार चलता ही रहा है, अशांत, और कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा है, अनावृत्ति। एग्जाम में क्वेश्चन आए पाई क्या है तो आपको बताना है अपरिमेय संख्या। अगर अकेला पाई बोले तो पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 बोले तो ये एज्यूमिंग मान है, और इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे आता है 14, 28, 57, ये बार बार रिपीट होता है, इसलिए इसके ऊपर मैंने बार लिख दिया है। तो अगर अशांत है, रिपीटिंग है, तो फिर क्या हो गया, परिमेय संख्या। अगर 22/7 पूछे तो वो कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। पाई पूछे अपरिमेय संख्या, 22/7 पूछे परिमेय संख्या, क्योंकि ये अशांत और आवृत्ति है। ये पाई क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में जब पाई को खोजा गया होगा क्या अप्रोच रही होगी, एक सीधा ऐसे धागा ले लिया, उस धागे को ऐसे गोल फॉर्म में रख दिया, फिर इस गोले की चौड़ाई कितनी है वो देख ली, धागे की लंबाई पहले नाप ली, फिर चौड़ाई नाप ली, लंबाई टोटल धागे की जो है वो इस गोले का क्या हो गई, परिधि, और ये क्या हो गया, व्यास, इसका इसमें भाग दिया। तो धागा छोटा लो चाहे बड़ा लो, हर बार एक नियत राशि आई जिसको पाई बोला गया। बात समझ रहे, धागा लिया उसको गोल कर दिया, धागे की लंबाई तो मेजर कर ही सकते हैं, फिर जो गोला बना उसका व्यास या उसकी चौड़ाई, और उस पूरे 2πr में 2r से डिवाइड कर दिया, पाई आ गया। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिला के वास्तविक संख्याएं कहलाती है। एक वेन डायग्राम रीजनिंग जब आप पढ़े उसमें आता है, इससे भी अगर अपन देखें तो और आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। ये देखते हैं दोस्तों, सबसे अंदर लिखा मैंने प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाहर लिखा पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर, फिर उसके बाहर लिखा इंटीजर्स या पूर्णांक, और सबसे बाहर मैंने लिखा है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। समझ रहे हैं? कई बार देखो रेशियो जिनको अनुपातिक रूप में लिखा जा सके, इर्रेशनल जिसे अनुपात रहित हो, नाम से भी पता लग जाता है। इस वेन डायग्राम का क्या फायदा है, आपने देखा होगा ना, ऐसे गोले और फिर ऐसे, मान लो यहाँ पर कोई भी लिख दिया कि सभी विद्यार्थी, यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिख दिया गर्ल्स है, तो मान लो कोई क्लास है तो उसके सभी विद्यार्थी क्या है, गर्ल्स है। तो जो गोले के अंदर आ गया वो विद्यार्थी है, और गर्ल्स पूरी की पूरी विद्यार्थी है। वो समझाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया है। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले है प्राकृत संख्या, उसके ऊपर गोला बना दिया पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंदर आ गई प्राकृत संख्या, बात खत्म। दोनों में डिफरेंस किसका था, 0 का। फिर आ गई पूर्णांक, तो पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी आ गई और
प्राकृत संख्या भी आ गई। फिर आ गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में तीनों ही आ गए। अब आपको क्या याद रखना है, देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या, उससे आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्या, उससे आगे बढ़ेंगे पूर्णांक और सबसे आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्या। अगर आप ऐसे आगे बढ़ने के क्रम में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो उसका जवाब सही होगा। देखते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं पहले और फिर उससे आगे बढ़ा तो प्राकृत के बाद पूर्ण, तो आगे बढ़ने वाला है, इसका मतलब सही आंसर है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं, वापस आ रहा है ये, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं तो क्या होगा, गलत, क्योंकि 0 जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं है। किसी भी प्रकार का सवाल हो, जैसे इसको मैं मिटा देता हूँ, मान लो आपसे ये पूछे कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप कोई ज़्यादा जानते नहीं, बस आप इतना ध्यान रखें, देखो प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक और फिर परिमेय संख्या, इतना तो याद रख सकते हैं। फिर आपने देखा, पहले देखा पूर्ण संख्या है, अच्छा ठीक है, पूर्ण संख्या के बाद में क्या आएगा, पूर्णांक आ सकता है, मतलब उससे आगे बढ़ना है, पूर्णांक नहीं आया कोई बात नहीं, परिमेय संख्या आ गई, बिल्कुल सही जवाब है। यही अगर ऐसे आता कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो देखो परिमेय संख्या यहाँ है, वापस आ रहा है इधर, तो जवाब क्या हो जाता, गलत हो जाता। कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में अगर कोई सवाल है तो आपको ध्यान में रखना है सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं, मतलब आगे बढ़ रहा है, परिमेय संख्या पूर्ण वापस आ रहा है, गलत है। मतलब सवाल में वो पूछ रहा है कि क्या ये है, तो अगर आपको इस क्रम में कोई बात देता है, जैसे आपसे कोई पूछे क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, बिल्कुल सही है, मतलब पहले आए और उसके बाद उससे आगे वाली संख्या आए। अगर उल्टा आया सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, गलत है। हमेशा आपको ज़िंदगी में ऊपर या आगे ही बढ़ना है, यहाँ पर भी आपको आगे ही बढ़ना है। अगर आप ऊपर से वापस नीचे आ रहे हैं तो आंसर फिर आपका गलत आपको देना है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं, ये जवाब, ये सेंटेंस, ये वाक्य गलत है। तो ज़्यादातर परिमेय अपरिमेय पूर्णांक, इनसे सवाल आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे होंगे, बुक्स में भी देखे होंगे, ऐसे आते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, उपरोक्त में से कौन असत्य हैं, कौन सत्य हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका इस तरीके से अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप चीज़ों को, मैंने आपको सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दी है और एग्ज़ाम के क्वेश्चन बेस्ड जानकारी मैंने आपको दी है। इसीलिए आप चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को समझे अच्छे से, बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, इन चीज़ों को आप बड़ी क्लियरिटी से पढ़ें।